फॉरेक्स, फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज। कई बार आपको ये वर्ड मिलेगा ही नहीं, तो दो वर्ड्स का ना शॉर्टकट बनाया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज। एक ऐसा टॉपिक, बस पूछो ही मत, बहुत इजी भी लगेगा, बहुत मुश्किल भी लगेगा। इसमें मैं एक बात कहूँगा, एक्चुअली इसमें ना थोड़ा ना माइंड का प्रॉब्लम है हमारे। माइंड का मतलब, मैं वर्ड एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, जैसे हम किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने आज सारा दिन अपने पापा को मम्मी बोलना है और मम्मी को पापा बोलना है, आप बोल ही नहीं पाओगे, चाहे कितना बड़ा इनाम करो, आपको शाम में एक दो बारी गलती हो जाएगी ऑनेस्टली। या मैं आपसे कोई गिनती जो है ना 500 से लेकर 1 तक रिवर्स ऑर्डर में लिखो तेजी से, तो आपकी एरर होगी, मतलब बड़ा नेचुरल है। इस चैप्टर में वही प्रॉब्लम है। एक्चुअली रियल लाइफ में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि हम गुड्स खरीदते हैं और पैसा देते हैं। यहाँ क्या होगा, पैसा खरीदेंगे, इसलिए वो माइंड ना थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपकी अच्छी एडजस्टमेंट में एग्जाम्पल ना गुड्स मार्केट से कंपेयर करके दूंगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसे चलोगे ना तो आपको इजी लगेगा। कैसे, समझो कि रुपया तो पैसा है और बाकी सब चीज़ें गुड्स हैं। मतलब जैसे हम संतरे खरीदते हैं ना, ऐसे सोचो हम डॉलर खरीद रहे हैं, क्योंकि लेकिन आपके माइंड को डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि आप डॉलर को भी रुपये जैसे ही समझोगे, तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा इसमें सिर्फ बेंट ऑफ माइंड का प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड एडिक्ट होता है कि हम वो चीज़ें खरीदते हैं और पैसा देते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम पैसा खरीदेंगे और पैसा ही देंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट एक्सचेंज रेट क्या होता है। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट करेंसीज हैं। ऑल्दो एक अटेम्प्ट चल रहा है कि भी करेंसी यूनिफॉर्म ही कर दें। जैसे यूरोप में आपने देखो यूरो आ गया, कई कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना, कईयों ने नहीं भी किया। तो मैंने देखा कई कंट्री, जैसे स्पेन में मैंने देखा वहाँ पे यूरो चलता है। चेक रिपब्लिक में मैंने देखा था कि यूरो को हमें कन्वर्ट कराना पड़ता था लोकल करेंसी। चल तो दोनों जाते थे, पर जब यूरो में पेमेंट करो तो नुकसान होता था, वो लोग ज़्यादा ले लेते थे, तो वहाँ पे हम कन्वर्ट करा लेते थे। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर तो यूरो बिल्कुल ऐसे दूसरी करेंसी नहीं है। जैसे स्पेन में तो मैंने कोई दूसरी करेंसी देखी, मेरे ख्याल उन्होंने दूसरी करेंसी बंद ही कर दी, कुछ कंट्रीज़ ने रखी हुई है। तो इसलिए जब डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसी होती है तो उस वजह से एक्सचेंज रेट पैदा हो जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ से अमेरिका घूमने जा रहे हो, अमेरिका में तो रुपए को कोई जानता ही नहीं, तो आपको डॉलर ही लेना पड़ेगा। तो इंग्लैंड में मेरा ख्याल यूरो को ढंग से अडॉप्ट नहीं किया, शायद वहाँ पे भी पाउंड लेना पड़ता है, तो कई कंट्रीज ने तो अडॉप्ट कर लिया। तो इसलिए हम जब किसी करेंसी को मतलब अपनी करेंसी से कंपेयर करके रेट इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा भी $1 बराबर 62 रुपीज़ है, तो ये एक प्रकार का एक्सचेंज रेट हो गया। या मैंने कहा भाई 1 यूरो बराबर 83 रुपीज़ है, ये एक प्रकार का क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। ठंड लग रही है मेरी तरफ कर देना, मेरी तरफ कर देना, मुझे गर्मी ही लगती है। पहले तो एक्सचेंज रेट का मतलब समझ में आ गया, यानी जैसे आलू का भाव होता है ना, आलू को तो एक्सचेंज ही कर रहे हो आप, आलू खरीदते हो पैसे दे देते हो, ऐसे करेंसी खरीदते हो अपनी करेंसी दे देते हो, इसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसमें कुछ पूछना चाहो? अब दो तरह के कोट्स होते हैं, अब इसको जरा समझना, आपको एकदम समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम किसी से पूछते हैं ना, भाई नींबू कैसे दिए हैं, हम क्या बोलते हैं, भाई नींबू कैसे दिए हैं, और वो बोलता है जी 10 रुपए किलो, तो ये हो गया डायरेक्ट कोट। 1 किलो नींबू 10 रुपए का। और अगर वो कहता है 1 रुपए में 5 ग्राम, ये इनडायरेक्ट। आई मेरी बात समझ? डायरेक्ट कोट मतलब जिस चीज का डायरेक्ट कोट है ना, उसके 1 यूनिट की वैल्यू दूसरी चीज के टर्म्स में बताओगे। और उस चीज का इनडायरेक्ट कोट क्या होगा, जब दूसरी चीज की 1 यूनिट में वो चीज कितनी आएगी। कंफ्यूजिंग वर्ड है, फिर से ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। मैंने कहा भाई आलू कैसे दिए, बोला सर 10 रुपए के किलो। आलू का रेट उसने क्या बोला, पोटैटो 1 kg इक्वल टू ₹10, ये हो गया डायरेक्ट कोट। और अगर वो ये बोलता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, ये हो गया आलू का इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता। फिर सुनो,
ये आलू पोटैटो, और यहां लिख देता हूं रुपी, सुनना ध्यान से, ये पोटैटो का डायरेक्ट है, रुपी का इनडायरेक्ट है। और ये पोटैटो का इनडायरेक्ट है, रुपी का डायरेक्ट। आई मेरी बात समझ में? कैसा लगा? यानी तो देखना पड़ेगा ना, जिस चीज का एक यूनिट इक्वल टू दूसरी चीज बताया, जिसका एक यूनिट है वो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब हम अपनी कंट्री में बैठे हुए और इंडिया में तो हमारी करेंसी क्या है? रुपी। तो अगर मैं बोलूं $1 इज इक्वल टू 63 रुपीज, तो ये क्या हो गया? डॉलर का डायरेक्ट कोड, डॉलर का डायरेक्ट कोड। और अगर मैं बोलूं 1 रुपी इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा? 1/63 $। डिवाइड करके बताना क्या आ रहा है? 0.01587। तो ये क्या हो गया? डॉलर का इनडायरेक्ट कोड, लेकिन रुपी का डायरेक्ट कोड। तो हम अपनी कंट्री के हिसाब से जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं तो फॉरेन करेंसीज के लिए बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई $1 इक्वल टू 70 रुपये, ये क्या है? आप बोलोगे डायरेक्ट कोड। कोई पूछे €1 इक्वल टू 85 रुपीज, ये क्या है? आप बोलोगे डायरेक्ट कोड। कोई पूछे एक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड इक्वल टू 110 रुपये, क्या है? आप बोलोगे डायरेक्ट कोड। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम फॉरेन करेंसी के लिए बोल रहे हैं, अपनी करेंसी के लिए। और अगर वो बोले 1 रुपी इज इक्वल टू 0.015 $, तो ये क्या? आप बोलोगे इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट बनाना हो तो उसको रिवर्स करो। क्या कर दो? रिवर्स करो। कैसा लगा? पूरा क्लियर हो गया? तो ऊपर मैंने यही बातें लिखी होती हैं, ये बातें मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ, बस ये फर्क है। देखो यहां पढ़ के सुना देता हूँ। अ फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन कैन ईदर बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। A foreign exchange quotation is said to be direct when it is quoted, expressed in a manner that reflects the exchange of a specified number of domestic currency vis-a-vis 1 unit of foreign currency. यानी 1 unit of foreign currency equal to what? Domestic currency is direct quote for foreign currency. Example, $1 is equal to 45 rupees. Although ये तो ड्रीम हो गया, फिर भी मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, इसलिए मैं कम ही लिखता हूँ, शायद मेरे लिखने से एक दिन कम हो जाए। पता होगा पीछे तो था ही, अब तो कई सालों से ड्रीम सा हो गया। नहीं नहीं नहीं, 20 साल की बात नहीं है, ये 4-5 साल पहले था, जब इंडिया में बहुत पैसा आ रहा था। इंडिया जो वो हुआ था प्रॉब्लम यूएस में, जो बैंक फेल हुआ था, लेहमैन ब्रदर्स, 2008 की बात है। उसके बाद से कहानी बदली है, तब तो ऐसे ही चल रहा था। चिदम्बरम साहब ने बकायदा स्पीच दी थी, एक्सपोर्टर्स रो रहे थे, $1 जो है 43 रुपये तक पहुंच गया था, रो रहे थे। अब चिदम्बरम साहब ने यही स्पीच में कहा, मैं एक्चुअली बताओ क्या कर सकता हूँ, जब इकॉनमी में चेंजेस आते हैं, अब फॉरेन करेंसी चेंज हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आज एक्सपोर्टर्स दुखी हैं, इम्पोर्टर्स खुश हैं कि भैया माल सस्ता आ रहा है। कल को चेंज हो जाएगा तो फिर एक्सपोर्टर खुश हो जाएंगे, इम्पोर्टर्स दुखी हो जाएंगे। पीछे आपको याद हो अभी 68 तक पहुँच गया था, तब एक्सपोर्टर्स बड़े खुश थे, इन्फोसिस TCS का शेयर भाग गया। तो ये तो बस करिश्मा है। पर मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने कम लिखा हुआ कि थोड़ी यादें बनी रहे। चलिए, अब कुछ पता नहीं, इस बार इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, तो देखिए रुपया स्ट्रांग हो गया, अब पता नहीं 50 तक चला जाए। एक बात कह रहा हूँ, अजीब, जब तक होता नहीं तब तक हंसी लगती है, हंसी लगती है आदमी की, कैसी बातें कर रहे हैं। हो जाता है तो लगता हो गया। आजकल डिमांड सप्लाई का गेम है ना सारा, डिमांड सप्लाई का गेम। तो आ गया आपको समझ में? नेक्स्ट पैराग्राफ, इन कॉन्ट्रास्ट the foreign exchange quotation is said to be indirect when it is quoted in a manner that reflects the exchange of a specified number of foreign currency vis-a-vis 1 unit of local currency। आ गया समझ में? यानी अगर 1 unit of local currency है तो वो indirect है, और 1 unit of foreign currency है तो वो direct। बढ़िया क्लियर हो गया? और इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? रिवर्स। अभी मैं बिड और आस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ बिड और आस्क। ठीक है, ये 2 वे कोड्स होते हैं। अभी थोड़ी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 मेरी बुक का, यही करा रहा हूँ, साइड सिंपल है। कहता है ये जो है ना, सारे के सारे मैंने इनडायरेक्ट कोड दिए हैं। देखो इनडायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन 1 निकालो, देखो इनडायरेक्ट कोड नहीं है, सब में 1 रुपी इक्वल टू बताया,
सब में 1 रुपी इक्वल टू बताया, देखे आपने। तो ये सारे इनडायरेक्ट, इनको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे पहला वाला है तो वो क्या हो जाएगा, $1 इक्वल टू रुपी 1 डिवाइडेड बाय 0.0212। आप बताते जाओ मुझे कैलकुलेट करके। 45.20, ये हो गया आपका पहला, कोई बात नहीं राउंड कर दिया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड वाले का बताइए, 1 यूरो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.01256, कितने आ रहा है रुपीज, 79.617। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है। अगला 1 येन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.5587, 0.28100 रुपी। फिर 1 ड्यूशमार्क, डीएम क्या होता है, ड्यूशमार्क, कहाँ की करेंसी होगी, जर्मन। क्या आ रहा है, 21.15। और ऐसी एक लास्ट करेंसी है एफ 0.08, 12.5। कैसा लगा जी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझ में आ गया, कोई डाउट। चले, अच्छा ये मैंने अपना एक क्वेश्चन और दे दिया कि डायरेक्ट कोड जो है 1 रुपी इक्वल टू ये है, इसका इनडायरेक्ट बताओ, तो आपने $1 इक्वल के लिए क्या करा, डिवाइड करके बता दिया 45 रुपीज, राइट। फिर मैंने यहाँ बोला भाई ये इनडायरेक्ट कोड है, इसका डायरेक्ट बताओ, इसका डायरेक्ट क्या होगा, 1 रुपी इक्वल टू 1/40, कितना आता, $0.025। कैसा लगा, क्लियर, बढ़िया हो गया, समझो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब एक अच्छी बात बताता हूँ, कई चीज़ आपके लिए नहीं होगी, कई चीज़ आप जानते हो। 2 वे कोड्स होते हैं, इसको बोलते हैं बिड आस्क ट्रेड्स। क्या बोलते हैं, बिड आस्क। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई ट्रेडर बन जाता है ना, किसी चीज़ में स्पेशलाइज कर देता है, तो वो 2 रेट देता है, खरीदने का और बेचने का। क्या देगा, खरीदने का और बेचने का। मान लो उसने ये रेट दिया डॉलर का, $1 इक्वल टू 64 रुपीज़ 10 पैसा, 64 रुपीज़ 50 पैसा, ऐसे देगा। एक लोअर रेट होगा और एक हायर रेट होगा। अब ना थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ट्रेडर है, जो मैं कहूँगा फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, फॉरेक्स डीलर है, ट्रेडर की जगह फॉरेक्स डीलर बोल। तो फॉरेक्स डीलर का ये सेल का रेट है, सॉरी फॉरेक्स डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका कॉस्ट प्राइस है और ये उसका सेलिंग प्राइस है। वो सस्ता रेट देगा जिस पे वो खरीद रहा है, यानी ये उसका बाइंग प्राइस है। क्या है, बाइंग प्राइस। ये वो इस रेट पे आपसे खरीदेगा, आपकी बिड लगा रहा है। बिड का क्या मतलब होता है, खरीदना। बिड नहीं लगाते, ये मकान में खरीद, वो ऑक्शन नहीं होती, 50 लाख की बिड, मेरी 60 लाख की बिड, यानी खरीदने का भाव। बिड का मतलब क्या होता है, खरीदने का भाव, खरीदने का भाव, समझ गए। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी बाइंग प्राइस हो गया, और जो हायर रेट है उसका सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। ये क्या होता है, बेचने का भाव। आगे बात समझ, क्योंकि तभी तो उसकी दाल रोटी चलेगी। अब होता पता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं डीलर या फॉरेक्स डीलर, मैं बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा 64 10 64 50, 64 10 50, ऐसे भी बोल सकते हैं। 64 10 50 मतलब आप समझ लो 64 10, 64 तो कॉमन हो गया ना, या 64 10 64 50,
अब मैं देख रहा हूँ इस रेट पे बहुत सारे बायर आ गए, यानी लोग क्या कर रहे हैं, मेरे से खरीदे जा रहे हैं। यानी मेरी ट्रांजैक्शन किस रेट हो रही है, 64.50 पे। नहीं समझ आया? तो 64.10 पे तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही। जो मैंने रेट बोला 64.10, 64.50, और मैंने ऑब्जर्व किया कि सौदे सारे 64.50 के हो रहे, अर्थात लोग मुझसे खरीद रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ, और लोग बेचने तो आ नहीं रहे कि मैं खरीद पाऊँ। तो मेरा जो डॉलर का रिजर्व होगा, जो डॉलर होंगे वो कम नहीं होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या लगेगा, यार डिमांड ज़्यादा है। क्या है? डिमांड ज़्यादा, तो मैं रेट बढ़ा दूँ, मैं कर दूंगा 64.50, 64.80, अब मैंने रेट बढ़ा दिया। अगर उस पर अब अभी भी खरीदने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं, यानी 64-80 पे मेरा ज़्यादा सौदा हो रहा है, फिर मैं रेट और बढ़ा दूँ। यानी डिमांड होगी तो मैं रेट दोनों बढ़ाता जाऊँगा, और अगर बेचने वाले लोग आ जाएंगे तो मैं कम कर दूँगा। इस तरह चलता है। आगे बात समझे? तो डीलर का ये रेट होता है। अब लेकिन अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, मतलब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आपको और मेरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आप विदेश जा रहे हो, आपको डॉलर चाहिए, तो आपको डॉलर इस रेट में देगा, तो ये आपका बाइंग प्राइस होगा, हायर वाला। समझे? और जब आप विदेश से घूम आओगे और आपके पास डॉलर पड़े, अब आप बेचना चाहते हो, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना बातों में बाद में, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। रेट आता है वो कौन सा रेट, मतलब उस रेट के आसपास ही ये लोग अपना बिड और आस्क फिक्स कर देते हैं। नहीं ये सब उसी मार्केट का तो हिस्सा है, ऐसे समझो ना। रेट 60 है, नहीं ऐसे मत सोचो, आप सोच रहे रेट 60 है, इनका रेट अलग है, ये रेट बाजार का ही तो है। वो तो बहुत सारे डीलर है ना। देखो शेयर मार्केट तो बड़ी यूनिफॉर्म हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और घरों में टर्मिनल लग गए हैं। घरों में मतलब अभी मैं चाहूँ तो शेयर मार्केट का टर्मिनल खोल लूँ, मैं बोलूँ कि मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, ऐसा तो है नहीं। फॉरेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फॉरेक्स में कई बार जैसे मैं जाता हूँ, जब घूमने तो पैसे चाहिए होते हैं, वापस लौटाता आता हूँ तो बेचने होते हैं, तब मैं जब चेक करता हूँ रेट, तो मैंने देखा वो कई बैंक्स के आ रहे होते हैं, उनमें फ़र्क होता है रेटों में, 1-2 रुपये का भी फ़र्क होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा डेल्व तो नहीं किया इस चीज़ के अंदर, मैंने स्टडी नहीं की भी ऐसा क्यों है। मुझे यही लगा मोटा कि हमारे अभी इतनी मार्केट यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे एक्सिस बैंक का रेट, एक मिनट, एक्सिस बैंक का रेट अलग आ रहा था, SBI का अलग। अभी इंटरनेट नहीं तो आपको दिखा देता, अभी परसों तरसों मैंने देखा था यूरो का रेट। बहुत सारे रेट्स होते हैं, हाँ। और इवन इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप डॉलर कैश में खरीदते हैं, हाँ देखिए बहुत अच्छी बात होगा। की, बिल्कुल अगर सही, आप डॉलर ये जो है चेक से खरीद रहे हो तो भी फर्क है, तो भी फर्क होगा। बिल्कुल उसका सही। भी तो टीटी बाइंग हाँ। रेट है, ऐसे मतलब जैसे अभी मैं गया ना, तो कुछ मैंने कार्ड में भरवा लिए डॉलर, और कुछ मैंने कैश ले ली, तो कैश का रेट ज़्यादा था, कार्ड का कम था। हमने डीलर से कहा यार इतना फ़र्क नहीं, मतलब सब्सटेंशियल फ़र्क था, 3 रुपये का। 3 रुपये तो ज़्यादा हो जाता है। मैं 3 रुपये का फ़र्क क्यों? कहता सर कैश में है ही नहीं, मेरे पास डॉलर है ही नहीं, सब खरीद लिया लोगों ने, क्रेडिट मरवा लो। कैसा लगा? आज को बिट समझ में आ गया अच्छे से? तो सिंपल सी बात है, जो ट्रेडर है, अगर भूल जाओ ना तो इसका तरीका बता देता हूँ। जो धंधा करता है, जिसका बिजनेस है भाई, वो सस्ता खरीदेगा, महंगा बेचेगा, तभी उसका घर चलेगा। तो जो 2 रेट दिए होंगे, तो डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेक्स डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोअर रेट होगा वो उसका बिड होगा, अर्थात उसका बाइंग रेट। जो हायर रेट होगा वो उसका आस्क होगा, आस्क मतलब सेलिंग रेट। पर एज ए कंज्यूमर हमारा रिवर्स हो जाएगा, आपको मुझे महंगा मिलेगा, सस्ता बिकेगा, और डीलर सस्ता खरीदेगा, महंगा बेचेगा। हाँ, कुछ कहना चाहें? मैंने तो उसको ऐसे याद कर दिया, बिड बी फॉर बाय, आस्क में एस है, नहीं वो तो सही है, बहुत अच्छा याद किया आपने, ये भी ठीक है इस तरीके से। वैसे मैं बोलता हूँ, लेकिन हमने ये समझना है ना, वो बाइंग सेलिंग किसके एंगल से है, जो मेन चीज़ है। डीलर, हाँ, तो बाइंग सेलिंग तो है, पर वो किसके एंगल से है? क्योंकि ये रेट कौन देता है? डीलर। तो डीलर के एंगल से। तो अब इसको यूँ और कंफर्टेबल होगा याद करने का, भाई डीलर को रोटी चलानी है तो सस्ता खरीदेगा, महंगा बेचेगा। कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, जिसमें वो डील करता है, टीवी वाला टीवी बेचता है, सस्ता खरीद के महंगा बेचेगा ना। आप तो मैं उल्टा ही करेंगे। आज आप टीवी खरीदने जाओ, रियल लाइफ में देखो, आप टीवी खरीद लो, फिर उसको बेचने की कोशिश करो, आपको तो महंगा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। कभी भी कोई भी चीज़ देख लो। लेकिन डीलर जब टीवी लेके आता है, वो बेचता है तो महंगा बेचता है, उसके अपने सोर्सेज है। तो इससे आपको परमानेंट याद रहेगा। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज अ कन्वेंशन फॉर डीलर्स टू कोट 2-way रेट्स, वन फॉर बाइंग द फॉरेन करेंसी नोन एज बिड प्राइस, जो उसका बाइंग रेट है,
and another for selling the foreign currency referred as ask rate. Since dealers expect, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है मैंने, since dealers expect profit in foreign exchange operations, the two prices obviously cannot be the same. Evidently, the dealer will buy the foreign currency at a lower rate and sell the foreign currency at a higher rate. For this reason, the bid quote is at a lower rate and ask quote is at a higher rate. Further, the quotations are always with respect to the dealer. यानी ये जो भाव है डीलर के एंगल से, बिड आस्क मतलब डीलर, हमारे एंगल से रिवर्स है तो दोनों का ही एंगल. Thus, foreign exchange contains two rates. By convention, buying rates follows the selling rate. That is, first rate is the buying rate and selling rate is the second rate. For example, when a dealer in Bombay quotes 1 Great British Pound is equal to 78.7815, it implies that dealer is prepared to buy British Pound sterling at 78 and sell at 78 rupees 15 paisa. Though we have taken the quote up to 2 decimals, practically they are up to 4 decimals. 4 decimals तक चल. अब बताओ टू वे कोट्स क्लियर हो गए पक्का. अब इस पे वापस आ जाता हूं मैं, इस वाले में ध्यान से सुनना. इसमें भी थोड़ा बच्चे गलती कर जाते हैं. एक्चुअली क्या होता है, गलती होने के बाद समझ में आता है, एग्जाम गलत हो जाता है ना, फिर बच्चे कहते हैं ओ ये क्या है. इसलिए आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो गलती नहीं. मैं थोड़ा ना इजी रेट दे रहा हूँ, डेसिमल में आंसर ना आए, अभी जरा समझाने के लिए दे रहा हूँ. ऐसा रियलिस्टिक रेट नहीं है ये, ठीक है. $1 इज इक्वल टू रुपी 40-50 बोल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए. ऐसा होता नहीं, इतना इसको स्प्रेड बोलते हैं, इतना डिफरेंस नहीं होता, पर समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका ना रिवर्स इजी आ जाएगा. अब सुनो, 40-50 का क्या मतलब हुआ, जो डीलर है वो 40 पे खरीदेगा डॉलर और 50 पे बेचेगा. अब अगर मैं उससे कहता हूँ तो मुझे 1 रुपी का रेट दे, 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर. अब ध्यान से सुनना, तो आपको इसे क्रॉस करना पड़ेगा, ये बात समझ लो आप. अब डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, 0.02. अब देखो ठीक भी आ गया ना, चेक करो. अगर आप सीधा रिवर्स कर देते तो पहला वाला रेट ज्यादा हो जाता, दूसरा वाला रेट कम. दिमाग लगाओ. तो रुपए का जब रेट करोगे तो आपको क्रॉस करना है. ये मेरी बात समझ में आई, इसको समझो लॉजिक. अब अगर 1 रुपी आपको खरीदना है, डीलर को खरीदना है, तो सस्ता खरीदेगा ना, वो $1.02 यानी 2 सेंट्स में खरीदेगा और बेचेगा कितना, 2.5 सेंट्स. $1 में 100 सेंट होते हैं ना, तो ये $0.02 है, तो ये 2 सेंट हो गया. और दूसरा क्या हो गया, 2.5 सेंट. तो वो उससे पूछेगा रुपए का क्या रेट है, कहेगा 2 सेंट 2.5 सेंट, यानी 2 सेंट में मैं रुपया खरीदूंगा और 2.5 में बेचूंगा. कैसा लगा. तो जब भी आप टू वे कोड्स को कन्वर्ट करो, रिवर्स करो, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, तो क्रॉस करना. मैंने यहां लिख भी दिया, while converting bid and ask rate gets reversed. बताओ कैसा लगा ये. तो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा लॉजिक से समझ लोगे तो आसान लगेगा, नहीं तो माइंड को परेशानी होगी. ठीक है. अब आइए ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं. क्यों, ये तो हो गया. अब ये वाला देख लेते हैं, इसका कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 1/46 ऑब्लिक 1/45, यानी 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर कितना आ रहा है, 0.0217, 0.022. कैसा लगा. और वैसे कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ना तो सदा ध्यान रखना, डीलर के लिए सस्ता वाला रेट उसका बाइंग होगा, महंगा वाला उसका सेल. कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. कोई बात बताता हूँ ना, मैं आपको मजाक लगता हूँ, यार सर एक छोटी सी बात बार बार बोल रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ना, बच्चे उसी में कंफ्यूज होते हैं. कंफ्यूजन क्या है, जिसको होता है वही जानता है, जिसको नहीं होता उसे तो लगता है क्या है यार ये बात है. नहीं,
जिसको नहीं होता उसको तो मजाक लगता है, जिसको हो रहा होता है वो बेचारा परेशान होता है। अब स्प्रेड, एक तरीके से स्प्रेड का देसी भाषा वाले डायलॉग जो लिखना, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ डीलर, फॉरेक्स डीलर। ठीक है, डीलर की कमाई। अब डीलर की कमाई, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? याद करो, जीपी अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। जीपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। अब इसे कन्वर्ट कर लो। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? डीलर का आस्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? डीलर का बिड प्राइस अपॉन आस्क प्राइस इंटू। अब इसमें भी कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे ये भूल जाते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या लेना है। तो आप सदा इसको किससे कंपेयर करो? जीपी रेशियो। जीपी रेशियो मैंने देखा सबको याद होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो सर, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, वो 12 का वो रटा हुआ है, तो उससे आप कन्वर्ट कर लो। तो इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। तो आइए पढ़ के सुनाए। स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस। The spread is affected by a number of factors like currency involved, volume of business, market sentiments, rumors about the currency. ठीक है, तो ये मेन फैक्टर है। स्प्रेड इज टू द डीलर इज अकिन। अकिन मतलब क्या होता है? सेम। इसका मतलब क्या होता है? सेम टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर अ बिजनेस फर्म, आउट ऑफ विच it is meet to establish out of which it is to meet its establishment expenses। यानी ग्रॉस प्रॉफिट मेन प्रॉफिट होता है, मोटा मोटा प्रॉफिट, उसमें से फिर हम खर्चे घटाते हैं ताकि नेट प्रॉफिट हो। इन परसेंटेज टर्म्स स्प्रेड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स एज एन। पूरा समझ में आ गया? आइए मेरी बुक का ना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्पॉट रेट फॉर 90 डेज इज फॉर यूरो आर ये, यानी 1 यूरो इज इक्वल टू डॉलर 1.1376 ऑब्लिक 1.1350। नहीं, ये तो फॉरवर्ड का क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा अपना ले लेते हैं, ये रहा, ये फॉरवर्ड और उसका है, मैं समझा उसका। ठीक है, ये अगला टॉपिक क्या था बताओ। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस डीलर का। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो स्प्रेड क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। देखो कितना 2.17% आ रहा है। मजा आ गया? थोड़ा क्लियर है पूरा?